वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंसोलिडेशन में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 20 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास कि अब्रिश लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ शाजिम लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2012। In the post-acquisition period, Abrish Limited sold goods to Shazim Limited at a price of rupees 12 million. These goods had cost Abrish Limited 9 million. 9 million की goods 12 million में, यानी आप इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें तो 3/12 जो है कॉस्ट के ऊपर 25 जो हमारा बनता है सेल्स के ऊपर वो 25% बनता है, और कॉस्ट के ऊपर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 33.33% बनता है। तो ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2013 शाजिम लिमिटेड हैड सोल्ड रुपीज़ 10 मिलियन, जो कि कॉस्ट थी शाजिम लिमिटेड के लिए, ऑफ दीज गुड्स फॉर रुपीज़ 15 मिलियन। अच्छा, जितनी उन्होंने आगे सेल कर दी दैट डजेंट मैटर, जो अभी सेल नहीं हुई उनके ऊपर हमें इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करना है। तो हाउ विल दिस अफेक्ट ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल्स in the consolidated statement of comprehensive income of Abrish Limited for the year ended 31st March 2013। अब पहले तो हम वही बात करते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है, दैट इज 3/12, तो सेल्स के ऊपर 25% है। अच्छा, अब पेरेंट की फिगर लेंगे और सब्सिडरी की फिगर लेंगे, उसके बाद उसमें से इंट्रा ग्रुप की जो अमाउंट है वो 12 की कैंसिल हो जाएगी। फिर अनरियलाइज प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होता है। तो 12 में से 10 की सेल हो चुकी हैं, जो बाकी 2 मिलियन है उस पर 25% जो है अनरियलाइज प्रॉफिट है, दैट वुड बी 0.5। तो नेट डिक्रीज जो होगा वो 11.5 का होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 2 है कि ऑन 1 जुलाई 2017 Harim Limited acquired 60% of the equity share capital of Maneha Limited, and on that date made a rupees 10 million loan to Maneha Limited at a rate of 8% per annum. What will be the effect on group retained earning at the year-end date of 31st December 2017 when this intra-group transaction is cancelled? जब भी कोई इंटर-ग्रुप ट्रांजेक्शन कैंसिल होती हैं तो उनका ग्रुप रिटेन अर्निंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता अनलेस के अनरियलाइज प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर एक एंटिटी ने लोन पेबल रिकॉर्ड किया होगा, एक ने लोन रिसीवेबल, वो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह एक ने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की होगी और एक ने इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो कैंसिल हो जाएंगे, और इनका ग्रुप की रिटेन अर्निंग पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 3 देखते हैं। Mars Limited acquired 80% of Hamza Limited on 1st January 2018. At the date of acquisition, Hamza Limited had a building which had a fair value rupees 22 million and carrying amount of rupees 20 million, यानी 2 मिलियन से ज़्यादा है वैल्यू, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज 20 ईयर्स। एट द ईयर एंड डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 23 मिलियन हो गई है। इट इज़ ग्रुप पॉलिसी टू यूज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर इट्स बिल्डिंग, तो रिवैल्यूएशन मॉडल ही अप्लाई करना है। हमजा लिमिटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 1.6 मिलियन था, जो कि इवनली क्रू हुआ थ्रू आउट द ईयर। और मास लिमिटेड मेजर एनसीआई एट फेयर वैल्यू, और गुडविल इम्पेयर हो गई है 500,000 से। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इट इज़ ग्रुप पॉलिसी टू यूज रिवैल्यूएशन मॉडल for its buildings. What is the total comprehensive income attributable to NCI at 30th June 2018? तो बेस्ड ऑन दिस हम देखते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है, पहले तो रिवैल्यूड अमाउंट का इम्पैक्ट ज़रा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ईयर एंड पर 23 मिलियन पर आप लेकर गए, लेकिन उससे पहले ही आपने इसको एक्विजिशन डेट पर 22 मिलियन का रिकॉर्ड किया हो, और 6 मंथ्स का टाइम जनवरी टू जून 550,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है बिफोर रिवैल्यूएशन। इसका मतलब है ऐसा 21.45 मिलियन पर शो हो रहा था, और हमारा गेन जो है वो 1.55 मिलियन का। तो पहले तो हमने गेन ऑन रिवैल्यूएशन इस्टेब्लिश कर लिया। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो है एनसीआई, जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में शो होगी, तो उसका इम्पैक्ट हमने देखना है। तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट का हिस्सा भी लेना होगा और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का हिस्सा भी लेना होगा। अब प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ये 1.6 मिलियन है, इसका हिस्सा भी लेना है। जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमारी हुई है, इसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है उसका भी इम्पैक्ट लेना है, और इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का भी। प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, तो ये इम्पैक्ट बनता है 50,000। और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जो इफेक्ट है उसका 20% बनता है 310,000।
तो दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 360,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 देखते हैं। ASIM Limited acquires 80% of the share capital of RF Limited on 1st August 2016 and is preparing its group financial statement for the year ended 31st December 2016। यानी एक्वायर किए हुए 5 मंथ्स का टाइम हुआ है। हाउ विल आरिफ लिमिटेड रिजल्ट बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। 80% ऑफ आरिफ लिमिटेड नहीं, आपकी जो परसेंटेज है ऑनरशिप की वो इम्पैक्ट नहीं करती, आपको 100% इंक्लूड करना है। तो 80% वाली बात तो गलत हो गई। बी पढ़ते हैं। 100% ऑफ आरिफ लिमिटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। पूरे साल की वैल्यू नहीं लेनी, सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन लेना, यानी 1 अगस्त से 31 दिसंबर 5 मंथ्स का। सो ऑप्शन डी बचता है। 100% ऑफ आरिफ लिमिटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड 1 अगस्त टू 31 दिसंबर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विद इन अ ग्रुप सिनेरियो। तो पहला है, अ पेरेंट सेल्स अ बिल्डिंग ओरिजिनली कॉस्टिंग 800,000 टू इट्स सब्सिडरी फॉर 900,000। प्रॉफिट आ गया। द सब्सिडरी स्टिल होल्ड्स दिस एसेट एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो अभी तक जो एसेट है वो ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड है। तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन बाकी भी देखते हैं कि पेरेंट सेल्स द बिल्डिंग ओरिजिनली कॉस्टिंग 800,000 फॉर 900,000। द सब्सिडरी हैज सोल्ड दिस एसेट बिफोर द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। जब ग्रुप से बाहर सेल हो गया तो प्रॉफिट रियलाइज हो गया। सी है, अ पेरेंट सेल्स गुड्स विच ओरिजिनली कॉस्ट 14,000 टू इट्स सब्सिडरी फॉर 18,000। सब्सिडरी हैड सोल्ड। तो जहां पर भी सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, यहाँ पे एसोसिएट के लिए वर्ड यूज हुआ, तो जब आगे जो है सेल हो चुकी है चीज़ों की, तो इसका मतलब है कि उसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट था वो अब अनरियलाइज नहीं है, वो रियलाइज हो चुका है। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑन। क्वेश्चन 6 देखते हैं। Jerry Limited acquired an 80% holding in Tom Limited on 1st April. From 1st April to 31st December, Tom Limited sold goods to Jerry for rupees 4.3 million at a markup of 10%. Jerry Limited inventory at year end included 2.2 million of such inventory. The statement of comprehensive income for each entity, वो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स शो कर रही हैं वो हमें दी हुई है 14.7, 11.6। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर टू बी शोन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर बेसिकली क्या होगी कि एक तो आपकी एक्विजिशन डेट है 1 अप्रैल और ईयर एंड है 31 दिसंबर। तो आप पेरेंट की तो फुल फिगर ले लें, सब्सिडरी की फिगर जो है वो 9/12 ली जाएगी, 9 मंथ्स का टाइम है। और जो सेल हुई है आपस की सेल परचेज वो कैंसिल हो जाएगी। और जो 2.2 मिलियन की अमाउंट है इस पर 10% जो मार्कअप बनता है वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाएगा। तो पहले हम अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10/110 ये 0.2 मिलियन का बनता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में पेरेंट की वैल्यू, सब्सिडरी की 9/12, 4.3 इंट्रा ग्रुप कैंसिल कर देंगे और 0.2 मिलियन का अनरियलाइज प्रॉफिट वाली अमाउंट जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाएगी। तो टोटल फिगर 19.3 मिलियन शो होगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 देखते हैं। सन लिमिटेड एक्वायर्ड अ 60% होल्डिंग एंड मोन लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2016। एट दिस डेट मोन लिमिटेड शो ओन्ड अ बिल्डिंग with a fair value of 200 million in excess of its carrying amount and a remaining life of 10 years। तो इस पर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट बनती है 20 मिलियन की। और फिर ऑल डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय रुपीज़ 55 मिलियन इन द ईयर टू 31 दिसंबर 2016। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2017 के लिए। तो जो लास्ट ईयर की इम्पेयरमेंट है वो तो करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस में इनकम और एक्सपेंसेस को अफेक्ट नहीं करेगी। तो गुडविल इम्पेयरमेंट जो है वो तो लास्ट ईयर से रिलेट करती है, इसको नहीं लेंगे। अच्छा, अब जो फिगर्स दी हुई हैं, सन लिमिटेड 600 मिलियन और मून लिमिटेड 350 मिलियन। 20 की जो डेप्रिसिएशन है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मजीद बढ़ा देगी। तो तीनों को ऐड कर दें 970 मिलियन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 देखते हैं। A Limited acquired a 60% holding in B Limited
On 1st July 2016, at this date, A Limited gave B Limited rupees 500 million 8% लोन। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट है वो है कि हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंस कॉस्ट लेनी है, और 500 मिलियन का जो अमाउंट है उस पर 8% इंटरेस्ट जो है, और वो हमें लेना है 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 6 मंथ्स का टाइम है, तो दैट वुड बी ₹20 मिलियन। अच्छा, तो ये बताया हुआ है, और ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर करेक्टली इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टोटल्स जो हैं वो हमें दिए हैं 200 मिलियन और 70 मिलियन। अच्छा, अब अगर एक सब्सिडरी की बात करें तो एक तो ये जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्लियरली सारी की सारी जो है ये पोस्ट एक्विजिशन में है कि उस दिन दिया है, यानी जो ये 20 मिलियन का इंटरेस्ट है ये सारे का सारा जो है हम इसको कह सकते हैं कि ये पोस्ट है। अब सब्सिडरी की अगर सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन की फिगर निकालना चाहें तो 70 में से 20 निकालेंगे और 6/12 लेंगे, क्योंकि जो बाकी 50 बचा है वो 6 मंथ हुए हैं सिर्फ, तो वो पोस्ट एक्विजिशन आ जाएगा 25, और पेरेंट की फिगर है 200 और 25, 225 मिलियन। हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। लेकिन इसको एक अल्टरनेटिव वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लाइक हम कहते हैं कि सब्सिडी का टोटल पोस्ट एक्विजिशन अगर कैंसिलेशन ना हो तो कितनी होती। तो बेसिकली जो 70 में से 20 निकाल दें, ये 25 और जो 20 पूरा पोस्ट है, तो 45 मिलियन की फिगर शो हो रही होती। तो हम शो किस तरह करते, पेरेंट के 200, सब्सिडरी के 45, और 20 जो है वो क्योंकि इंट्रा ग्रुप है तो वो कैंसिल हो जाता, तो 225 मिलियन, इससे भी सेम आंसर आता। क्वेश्चन 9 देखते हैं। Abiha Limited has owned 80% of Seema Limited for many years. In the current year ended 30th June 2013, Abiha Limited has reported total revenues of rupees 5.5 million and Seema Limited of rupees 2.1 million. तो ये रेवेन्यू की बात हो रही है, पूछा हुआ भी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। Abiha Limited has sold goods to Seema Limited during the year with a total value of rupees 1 million, earning a margin of 20%. Half of these goods remain in year-end inventory. अच्छा, रेवेन्यू में से सिर्फ वो अमाउंट कैंसिल होती है जो सेल परचेज की है, जो अनरियलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है, रेवेन्यू में नहीं आता। तो इट वुड बी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दोनों एंटिटीज़ की फिगर लें रेवेन्यू की, और उसमें बस जो इंट्रा ग्रुप है 1 मिलियन का वो कैंसिल कर दें। सो 6.6 मिलियन शुड बी द आंसर। क्वेश्चन 10 है कि ऑन 1 जनवरी 2014 मीनस लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ग्रीस लिमिटेड। एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम हमें गिवन है। रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्या है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर क्वेश्चन में हमसे पूछी भी है, तो रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों का डाटा दिया हुआ है। सेल्स जो है वो थ्रू आउट द ईयर वो 800,000 पर मंथ बताई, और एक्विजिशन जो है वो 1 जनवरी को है, ईयर एंड 30 सितंबर को है, तो 9 मंथ्स का जो है वो इम्पैक्ट होगा। उसके बाद जो फर्दर ये बताया कि 1.5 मिलियन ऑफ दीज गुड्स आर इन्वेंट्री में हैं, और ये 25% मार्कअप पे होती हैं। तो पहले तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री ले लेते हैं। 1.5 मिलियन की गुड्स और 25% का मार्कअप था, तो 0.3 मिलियन का जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट आ। अब आपने क्या करना है कि पेरेंट की पूरी फिगर लेनी है। सब्सिडी को एक्वायर किए हुए 9 मंथ्स हुए हैं, तो 9 मंथ की फिगर लेंगे, और कैंसिलेशन भी 9 मंथ्स की हो। सो पेरेंट प्लस सब्सिडरी माइनस कैंसल प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट एड बैक हो गया, 63.8 मिलियन शुड बी आवर आंसर। क्वेश्चन 11 देखते हैं। हारिस लिमिटेड हैज ओन्ड 90% subsidiary Faris Limited for many years, but then purchased a 75% subsidiary Suraiya Limited halfway through this year. The revenue of each company is as follows. हारिस, फारिस और सुरैया तीनों का रेवेन्यू दिया हुआ है, और पूछा हुआ है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फिगर। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने बताया कि फारिस लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू हारिस लिमिटेड फॉर 30 मिलियन, ये इंट्रा ग्रुप कैंसिल हो जाएगी, और सुरैया लिमिटेड को हाफ वे थ्रू ईयर लिया है,
सो बेसिकली करना ये है कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की फिगर में हारिस लिमिटेड की फुल वैल्यू, फारिस की भी फुल वैल्यू, सुरैया लिमिटेड की 6 मंथ की वैल्यू और 30 मिलियन कैंसिल। दैट वुड बी 315 मिलियन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट है कि एनसीआई की वैल्यू बतानी है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में। तो ये बताया हुआ है कि हालिम लिमिटेड owns 55% of Namal Limited. In 2018, Namal Limited made a profit after tax of rupees 72 million. और during the year, Halim Limited sold goods costing rupees 36 million to Namal Limited at the markup of 40%. 2/3 of the goods जो हैं वो आउटसाइड सेल हो चुकी हैं। अच्छा, अब इसमें सेलर जो है वो पेरेंट कंपनी है, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब्सिडरी का प्रॉफिट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप 72 मिलियन की बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 55% पेरेंट की शेयर होल्डिंग है, 45% जो है एनसीआई की शेयर होल्डिंग होगी, तो एनसीआई की वैल्यू कैलकुलेट होगी। हमने अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट इसलिए नहीं ली क्योंकि वो पेरेंट की तरफ से सेल है। अगर सब्सिडरी की तरफ से सेल होती तो उसका इम्पैक्ट एनसीआई के शेयर पे पड़ता। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 है कि 2 year ago बुरहान लिमिटेड परचेज 60% ऑफ हुसैन लिमिटेड एंड 10% ऑफ मीरब लिमिटेड। बुरहान लिमिटेड इज नॉट एबल टू एक्सर्ट इन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर इट्स इन्वेस्टमेंट इन मीरब लिमिटेड, यानी सिंपल इन्वेस्टमेंट है, एसोसिएट भी नहीं है, सब्सिडरी भी नहीं है। रेवेन्यू ऑफ 3 कंपनीज गिवन है, तो सिंपली पेरेंट और सब्सिडरी का टोटल कर देंगे और एसोसिएट को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे कि एसोसिएट भी नहीं है, जनरल इन्वेस्टमेंट है, तो इसका रेवेन्यू इंक्लूड नहीं होगा कंसोलिडेशन में। आंसर वुड बी 324 मिलियन। क्वेश्चन 14 है कि हरीम लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी मानिया लिमिटेड हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर 2014। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दी हुई है। क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड पूछे। सो रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर गिवन है। During the year, Harim Limited sold goods to Mane Limited for 90 million, making a profit of rupees 18 million. Okay. और none of these goods remain in inventories. तो अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ 90 मिलियन सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों में से लेस कर दें। तो रेवेन्यू वुड बी 900 प्लस 450, 90 माइनस कर देंगे 1260। कॉस्ट ऑफ सेल्स 450, 234, 90 माइनस कर देंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट की इसलिए एडजस्टमेंट नहीं ली क्योंकि इन्वेंट्री सारी सेल हो चुकी हैं, तो अनरियलाइज प्रॉफिट है ही नहीं। और इस बेस पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 666। तो करेक्ट आंसर जो है, जो इन फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 15 है कि बिलाल लिमिटेड सेल्स इन्वेंट्री कॉस्टिंग रुपीज 30 मिलियन टू हिज सब्सिडरी सुहेल लिमिटेड फॉर रुपीज 45 मिलियन। बाय द एंड ऑफ द ईयर सुहेल लिमिटेड हैज़ जस्ट हाफ ऑफ दिस इन्वेंट्री रिमेनिंग। जी, हाफ इन्वेंट्री पर हमने इम्पैक्ट ले लेना है प्रॉफिट का, तो वो ले लेते हैं। 45 में से 30 निकाल दें, 15 का प्रॉफिट है, हाफ बच गई इन्वेंट्री, यानी 7.5 का प्रॉफिट है। क्वेश्चन ये है कि द सेल्स ऑफ टू कंपनीज वर 150 एंड 120 मिलियन रिस्पेक्टिवली, और कॉस्ट ऑफ सेल 75 और 60 है, तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो जो सेल्स है आपस की वो लेस हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करते हैं, इंट्रा ग्रुप जो परचेज है वो लेस हो जाएगी, लेकिन साथ ही अनरियलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट भी आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 127.5 मिलियन, जो इन फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16 है कि अब्रार लिमिटेड एक्वायर्ड 60% ऑफ हक लिमिटेड ऑन 1 March 2019। इन September 2019 अब्रार लिमिटेड सोल्ड रुपीज 46 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू हक लिमिटेड। अब्रार लिमिटेड applies a 30% markup to all sales. 25% of these goods were still in inventory. तो एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पूछा। अच्छा, पहला हमारा जो इम्पैक्ट होगा वो तो ये होगा कि अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री देखा जाए।
तो 46 मिलियन की गुड्स का 25% इन्वेंट्री में है, उन पे 30% मार्कअप है, दैट इज़ 2.65 मिलियन। अच्छा, अब दूसरा इशू ये है कि सब्सिडरी को एक्वायर किया गया 1 मार्च को, तो 10 मंथ्स का टाइम होगा। तो पेरेंट की फिगर तो आप पूरी लेंगे, सब्सिडरी की जो फिगर्स लेंगे वो 10/12 करके लेंगे। 46 का कैंसिलेशन हो जाएगी और अनरियलाइज प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो। तो रेवेन्यू में पेरेंट सब्सिडरी का 10 मंथ्स और 46 की कैंसिलेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स में पेरेंट की टोटल वैल्यू, सब्सिडरी की 10/12 और 46 की कैंसिलेशन और 2.65 का अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 717.47 मिलियन, दैट वुड बी आवर आंसर। क्वेश्चन 17 है कि शहजाद लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ रॉयल लिमिटेड ऑन 1 जून 2011, और जो ईयर एंड हो रहा है वो 30 सितंबर को हो रहा है, विच शोज के जो टाइम है वो अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 मंथ्स का हुआ है। सेल्स फ्रॉम रॉयल लिमिटेड टू शहजाद लिमिटेड थ्रू आउट द ईयर एंडेड वर कंसिस्टेंटली ₹1 मिलियन पर मंथ। तो इन 4 महीने में जो है ना वो 4 मिलियन होगी। ओके, सो रॉयल लिमिटेड मेड अ मार्कअप ऑन कॉस्ट 25% एट 30 सितंबर होल्डिंग 2 मिलियन इन्वेंट्री। अनरियलाइज प्रॉफिट सिर्फ 2 मिलियन की इन्वेंट्री पर कैलकुलेट करना है, 25% का मार्कअप है, तो 400,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि बाय हाउ मच विल द अनरियलाइज प्रॉफिट डिक्रीज द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई। तो एनसीआई के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एनसीआई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 80% शेयर होल्डिंग पेरेंट की है, तो 20% इम्पैक्ट एनसीआई पे पड़ेगा, 80,000। क्वेश्चन 18 देखते हैं। Akbar Limited owned 70% of Humayun Limited for many years. It also holds rupees 5 million, 8% loan note from Humayun Limited. One of Humayun Limited non-current asset has suffered an impairment of 50,000 और रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस है 30,000 का। इम्पेयरमेंट लॉस को अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया और एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट है 1.3 मिलियन। तो व्हाट इज द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई इन स्टेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस? पहली बात तो ये कि जो इंट्रा ग्रुप आइटम है उनसे तो एनसीआई के शेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप रिटेनिंग पे भी फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट बिफोर जो एडजस्टमेंट्स है वो 1.3 मिलियन गिवन है। इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो 50,000 का है, लेकिन 30,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो प्रॉफिट और लॉस में तो सिर्फ 20,000 चार्ज होंगे नेट होके। तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 1280,000 का बनता है। इसमें पेरेंट का शेयर 70% है, तो एनसीआई का शेयर 30% है, विच मीन्स के 1280,000 का 30%, 384,000 का इम्पैक्ट होगा एनसीआई के शेयर पे। क्वेश्चन 19 देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू बुशरा लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी इंसारी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। 600 और 300 की फिगर्स गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर बुशरा लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू अंसारी लिमिटेड फॉर ₹20 मिलियन, जिसमें प्रॉफिट 5 मिलियन का। तो पूछा हुआ क्या है? टोटल रेवेन्यू। अब इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की लाइन आइटम में होता है, रेवेन्यू की लाइन आइटम में नहीं होता। तो सिंपली 600 + 300 और इंट्रा ग्रुप जो है वो लेस कर, दैट वुड बी 880 मिलियन। क्वेश्चन 20 देखते हैं। फहद लिमिटेड acquired 80% of the ordinary shares of Mustafa Limited on 31st December 2014 when Mustafa Limited retained earnings were ₹20 million. At 31st December 2015 Mustafa Limited retained earnings stood at 25 million। तो हम ये देख रहे हैं कि 5 मिलियन का पूरे साल के अंदर जितना रिटेन अर्निंग में पूरे साल में चेंज हुआ इतना ही प्रॉफिट होगा। नीदर कंपनीज पे डिविडेंड और हैव मेड एनी अदर रिजर्व ट्रांसफर। तो जब डिविडेंड नहीं दिया तो इसका मतलब है रिटेन अर्निंग में जो चेंज है वो मेनली प्रॉफिट की वजह से ही है। तो हमारे पास प्रॉफिट की फिगर तो आ जाती है 5 मिलियन। कैलकुलेट क्या करना है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो पेरेंट का शेयर है 80% और एनसीआई का शेयर होगा 20%, तो 5 मिलियन का 20% 1 मिलियन, दैट इज आवर आंसर। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के कॉन्टेक्स्ट में IAS 28 इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम इनिशियली जो रेलिवेंट डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर खास तौर पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट जो है उस पर फोकस करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड पर बात करेंगे, इक्विटी मेथड के प्रोसीजर्स डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हमें एग्जाम क्वेश्चन में काम आते हैं क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए और सॉल्व करने के लिए,
विद जर्नल एंट्रीज उन पे बात करेंगे। कंसोलिडेशन वर्किंग पर हमारा क्या इम्पैक्ट होगा सब्सिडरी के साथ जब हम इक्विटी मेथड अप्लाई कर रहे होंगे एक एसोसिएट पर, उस पर बात करेंगे। और फिर एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली कैफ लेवल पर डिस्कस नहीं होता, एडवांस लेवल पर डिस्कस होता है, और वो है गुडविल और बारगेन परचेज गेन का। जिस तरह सब्सिडरी से रेलिवेंट होता है उसी तरह से एसोसिएट के अंदर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, इन पे हम बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो जिस तरह से स्टैंडर्ड का टाइटल है तो वो एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसोसिएट कौन सी एंटिटी होती है। सब्सिडरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सब्सिडरी वो एंटिटी होती है जिसपे पेरेंट का एज एन इन्वेस्टर कंट्रोल होता है। एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच द इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control of those policies. तो आपकी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस जो हैं एक एंटिटी की, उसके अंदर पावर ऑफ पार्टिसिपेशन हो लेकिन कंट्रोल ना हो, कंप्लीट कंट्रोल ना हो, या ज्वाइंट कंट्रोल ना हो। अच्छा, अब पावर टू पार्टिसिपेट कैसे आती है? जैसे एक एंटिटी के जो है ना टोटल 5 डायरेक्टर्स हैं और एक डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जी हमारा उसके अंदर पावर टू पार्टिसिपेशन है। अच्छा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो कितनी परसेंटेज से आएगा, इस पर अभी हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डिटेल में क्या होता है। लेकिन यहाँ पे दो टर्म यूज हुई कि कंट्रोल नहीं होना चाहिए और ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कंट्रोल के बारे में तो हम ऑलरेडी सब्सिडरी के कंसोलिडेशन के साथ पढ़ चुके हैं। ज्वाइंट कंट्रोल क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट के लिए हमें ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट देखना होगा। तो ज्वाइंट वेंचर की डेफिनेशन है कि ज्वाइंट वेंचर एक ज्वाइंट अरेंजमेंट होता है वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। यानी एक जो एंटिटी है उसके नेट एसेट्स पर उनके राइट है, यानी उनका जो राइट है वो अलग अलग एसेट्स पर नहीं है। जब वो एंटिटी वाइंड अप होगी तो फिर जो नेट एसेट्स होंगे वो उनको मिलेंगे। तो ये एक ज्वाइंट अरेंजमेंट है जिसमें उनका क्या होता है, ज्वाइंट कंट्रोल। अच्छा, ज्वाइंट अरेंजमेंट इटसेल्फ क्या है? अरेंजमेंट ऑफ विच टू और मोर पार्टीज हैव ज्वाइंट कंट्रोल। वंस अगेन ज्वाइंट कंट्रोल की बात हो रही है। ज्वाइंट कंट्रोल की प्रिसाइज डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ एन अरेंजमेंट which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent। अच्छा, ज्वाइंट कंट्रोल में परसेंटेज जरूरी नहीं है, हो सकता है जो है ना एक टू पार्टीज हों और उनका 50-50% शेयर होल्डिंग हो, तो तब हम कहें कि जी ज्वाइंट कंट्रोल है, ये भी पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि एक के 90% शेयर हों, एक के 10% शेयर हों, लेकिन उनके दरमियान एग्रीमेंट है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो तब होगी अगर दोनों एग्री करेंगे, तो फिर यूनानिमस कॉन्सेंट आ गई। तो परसेंटेज इक्वल नहीं है लेकिन ज्वाइंट कंट्रोल है, तो जो यूनानिमस कॉन्सेंट जो है होनी चाहिए। अब इसमें दो पार्टीज भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं। एक एंटिटी के अंदर हो सकता है कि पांच ऐसी पार्टीज हों जिनके दरमियान एग्रीमेंट है कि वो पांचों यूनानिमस कंसेंट देंगी तो कोई डिसीजन मेकिंग वो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो उन पांचों पार्टीज का ज्वाइंट कंट्रोल है, और हर वो पार्टी जिसका ज्वाइंट वेंचर के ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल होता है उसे ज्वाइंट वेंचरर कहते हैं। अब प्रिसाइजली ज्वाइंट अरेंजमेंट्स पर हमारा IFRS 11 है, एक सेपरेट स्टैंडर्ड है जो इसको डिटेल में कवर करता है। IS 28 इक्विटी मेथड को डिस्कस करता है जो एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर दोनों पर अप्लाई होता है। तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है एसोसिएट पे रहेगा और इक्विटी मेथड की एप्लीकेशन पे रहेगा। ज्वाइंट अरेंजमेंट से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो IFRS 11 में डिस्कस होती है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की जो बात हुई तो उसको डिस्कस करते हैं। तो कुछ सिचुएशन में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो प्रिज्यूम किया जाता है, यानी अगर एक एंटिटी होल्ड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब है थ्रू सब्सिडरीज 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर, तो प्रिजम्पशन है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। याद रखें, प्रिजम्पशन है, यानी क्लियरली अगर अदरवाइज एविडेंस अगर हमें मिल जाए तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये प्रिजम्पशन है, लेकिन इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। इसी तरीके से प्रिजम्पशन ऑफ नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अगर लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर हो। लेकिन वंस अगेन अगर ये क्लियरली कोई एविडेंस है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस विद लेस देन 20% पावर भी वहाँ पर पॉसिबल है, तो फिर वहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। यानी कि 20% जो क्राइटेरिया है, 20% to 50% की जो रेंज है, ये नॉर्मली हमारी प्रिजम्पशन है कि ये एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और एंटिटी हमारी एसोसिएट होगी, क्योंकि 50% से अबव पर कंट्रोल आ जाएगा और 20% से लेस पर हमारी प्रिजम्पशन है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन ये प्रिजम्पशन अगर अदरवाइज एविडेंस है तो उससे ये रिबर्ट हो सकती हैं ये प्रिजम्पशन।
खास तौर पर जो सब्सटेंशियल और मेजॉरिटी ओनरशिप है बाय अनदर इन्वेस्टर, वो ज़रूरी नहीं है कि एक एंटिटी को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से जो है एक्सक्लूड करती हो। यानी हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक एंटिटी के 30% शेयर्स हैं और दूसरी जो एंटिटी है उनके पास उसके 70% शेयर्स हैं, तो या लेट्स से कि 55% शेयर्स हैं और हमारे पास जो है 30% शेयर्स हैं। तो अब उनका मेजॉरिटी ओनरशिप है, तो उनका कंट्रोल है। तो इसका मतलब क्या ये होगा कि हमारी बिल्कुल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो ये नेसेसरी नहीं है। हम अपनी सिचुएशन में देखेंगे कि क्या हमारी किसी एग्रीमेंट के थ्रू, किसी अदरवाइज अरेंजमेंट के थ्रू अगर पावर टू पार्टिसिपेट है डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो हम उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंसीडर करेंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस भी डिस्कस करते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है इवन विदाउट 20% होल्डिंग ऑफ शेयर। सो ऐसा किन सिचुएशंस में पॉसिबल हो सकता है? ये नॉर्मली एविडेंस हमें वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में एविडेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिप्रेजेंटेशन, आपकी शेयर होल्डिंग जस्ट 15% है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है ना, आउट ऑफ 2 डायरेक्टर्स आपकी मर्जी के हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर 2 लोग आपके आउट ऑफ 6, 7, 8, तो आपकी पावर टू पार्टिसिपेट तो है। या फिर ये कि अदरवाइज जो है आपकी कोई इस तरह का एग्रीमेंट और अरेंजमेंट है उनके साथ मैनेजमेंट का, जिसमें आप पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इनसे रिलेटेड। या मटेरियल ट्रांजेक्शन होती हैं आपके और इन्वेस्टी के दरमियान, जिसकी वजह से आप उनकी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आपका ही प्रोडक्ट और पॉलिसी होगी जिसकी बेस पर वो आगे चीज़ों को चलाएंगे। तो इसी तरह इंटरचेंज ऑफ मैनेजेरियल पर्सोनल के कॉमन मैनेजमेंट पर्सन है जो आप एक दूसरे के साथ चेंज करते रहते हैं। और एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड करना जिसकी बेस पर पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व होती है। तो फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपका पॉसिबल है इवन विदाउट 20% होल्डिंग। अब इक्विटी मेथड हमने कब अप्लाई करना है? इसमें एक तो IAS 27 का पैरा 10 है और उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि व्हेन एन एंटिटी प्रिपेयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जिसमें आप कंसोलिडेशन नहीं कर रहे होते, इट शैल अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट, ईदर अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट एज ईदर एट कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 यानी फेयर वैल्यू पर, यूजिंग द इक्विटी मेथड एज डिस्क्राइब्ड इन IAS 28। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है? एन एंटिटी विद ज्वाइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यानी ज्वाइंट कंट्रोल के ज्वाइंट वेंचर है आपका, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एसोसिएट है, ओवर एन इन्वेस्टी शैल अकाउंट फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर यूजिंग इक्विटी मेथड एक्सेप्ट दैट व्हेन दैट इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइज फॉर एग्जाम्पशन। तो नॉर्मली जब आप कंसोलिडेशन कर रहे होंगे तो आपको अपनी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर पे इक्विटी मेथड ही अप्लाई करना है। कुछ जो एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं वो है कि पेरेंट इटसेल्फ सब्सिडरी है एक और एंटिटी की, और उसके जो अदर ऑनर्स हैं वो नॉन एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड पे एतराज़ नहीं कर रहे। इसमें अदर कंडीशंस भी हैं, भाई लिस्टेड नहीं होनी चाहिए वो एंटिटी, वो लिस्टिंग के प्रोसेस में, फाइलिंग के प्रोसेस में भी ना हो, और उस एंटिटी की कोई इंटरमीडिएट पेरेंट या अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस कर रही हो या अपनी इन्वेस्टमेंट एंटिटी के तौर पे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शो कर रही हो। तो सेम एग्जाम्पशन जो कंसोलिडेशन से मिलती है एक पेरेंट को, वही क्राइटेरिया इक्विटी मेथड के लिए भी। फिर इसी तरह पार्ट और फुल एग्जाम्पशन एप्लीकेबल है ऐसे एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर को जिसमें जो शेयर होल्डिंग है वो वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट वगैरह रखी हो, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मेजर कर रहे होते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे। सो इन दैट केस वो फिर इक्विटी मेथड अप्लाई नहीं करते, उनको ये एग्जाम्पशन इन दैट केस है। इसकी सर्टेन कंडीशंस भी हैं। फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट पार्टली या फुली जो हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो जाएगी उस पर फिर इक्विटी मेथड अप्लाई नहीं होगा, उस पर IFRS 5 अप्लाई होगा। इक्विटी मेथड का मेन प्रोसीजर क्या है इसको देखते हैं। अब इक्विटी मेथड की जो डेफिनेशन गिवन है IAS 28 में वो ये है कि इक्विटी मेथड इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग वेयर बाय द इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकग्नाइज्ड एट कॉस्ट। तो इनिशियली आपने कॉस्ट पर रिकॉर्ड करनी है और बाद में आपने उसे एडजस्ट करना है फॉर द पोस्ट एक्विजिशन चेंज इन द इन्वेस्टर शेयर ऑफ द इन्वेस्टीज नेट एसेट, कि जो हमारी एसोसिएट या हमारा जो जॉइंट वेंचर है उसके नेट एसेट्स में जो चेंजेस आएंगी उनके हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एडजस्ट कर रहे होंगे। तो ये तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे बात आ गई। फिर इन्वेस्टर का जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसके अंदर इन्वेस्टी का प्रॉफिट और लॉस शामिल होगा, यानी हम पेरेंट एंटिटी अपने प्रॉफिट और लॉस में एसोसिएट का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड करेगी और अपने अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में एसोसिएट का
अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का शेयर इंक्लूड करेगी। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है और इसी को मेन फॉलो जहन में रख के करना है। जिस तरह कंसोलिडेशन में ग्रुप में हम मेन फोकस ये रखते हैं कि सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कंसीडर करना है पेरेंट और सब्सिडरी को, और इस एंगल से सारी कंसोलिडेशन को लेकर चलना है। तो इक्विटी मेथड का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इनिशियली मैयर कॉस्ट पे करें, बाद में पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस के साथ इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है आपकी उसको एडजस्ट करें। प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट और लॉस का शेयर शामिल करें, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में OCI का शेयर शामिल करें। प्रोसीजर जो है इसमें वो मोस्टली जो प्रोसीजर इक्विटी मेथड के हैं वो कंसोलिडेशन प्रोसीजर जैसे ही हैं जैसे हम IFRS 10 में अप्लाई करते हैं। फर्दर जो कॉन्सेप्ट हैं जो अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी के, वो अकाउंटिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के लिए भी सिमिलर अप्लाई होते हैं। यानी फॉर एन एग्जांपल कि जैसे हम एक्विजिशन कॉस्ट प्रोफेशनल फीस वगैरह को एक्सपेंस चार्ज करते हैं और इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनाते, सेम सब्सिडरी के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन की अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर जो है वो एक सिंगल लाइन आइटम में नॉन करंट एसेट के अंदर प्रेजेंट की जाती है। इसे कंसोलिडेट नहीं किया जाता। एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ग्रुप की डेफिनेशन में सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी आती है। तो एक लाइन नॉन करंट एसेट में आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और उसके अंदर फिगर मेंशन कर देंगे जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट की। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वन लाइन आइटम ईच में प्रेजेंट हो रहा होगा। यानी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी एसोसिएट की, प्रॉफिट और लॉस में एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले एसोसिएट की, और उसके अंदर उसको हम प्रेजेंट कर देंगे। जर्नल एंट्रीज के साथ अगर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो जब आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट करते हैं एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में तो उसे कॉस्ट पे मेजर करते हैं। तो सेम जो सब्सिडरी के लिए रूल्स हैं वही अप्लाई होंगे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर डेबिट हो जाएगी और जो आपने कैश या इसके अलावा कोई कंसिडरेशन शेयर कैपिटल प्रीमियम लोन नोट्स फर्नीचर जो भी दिया है एट फेयर वैल्यू वो रिकॉर्ड करेंगे, वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर जब टाइम गुजरेगा तो जाहिर बात है कि एसोसिएट को प्रॉफिट या लॉस होगा या अदर कंप्रिहेंसिव इनकम उनकी राइज होगी तो हम पॉजिटिव सोचते हैं कि प्रॉफिट हुआ है और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम हुई है, तो इसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे और शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम क्रेडिट कर देंगे, शेयर ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम को क्रेडिट कर देंगे और इसका इफेक्ट ग्रुप रिजर्व पे भी जाएगा। अच्छा, लॉस की सूरत में यह डेबिट क्रेडिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। डिविडेंड जो एसोसिएट से हमें मिलता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम से एक्सक्लूड करते हैं और ग्रुप रिजर्व से भी में भी उसे शामिल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जब हमने पहले अपना पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया तो इनफैक्ट प्रॉफिट तो पूरा शेयर होता है, उसमें से डिविडेंड्स प्रॉफिट का के दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जो डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाता है, एक हिस्सा जो एक एंटिटी रिटेन कर लेती है। तो हमने तो पूरा प्रॉफिट ऑलरेडी इस सेकेंड एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया है। तो जब पूरा प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुके हैं तो जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है अगर उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे तो डुप्लीकेशन हो रही होगी पार्ट वाइज। तो डिविडेंड को एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड हुआ होता है। डिविडेंड रिसीव्ड को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि जो जितना हमें डिविडेंड मिल गया उतने से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मिल गई। तो अक्सर डिविडेंड को पेरेंट ने अपनी जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें इनकम बनाया हुआ होता है, तो हम उस इनकम को खत्म कर देते हैं, ग्रुप रिजर्व्स को कम कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ये जो डिविडेंड वाले पैसे मिले हैं ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट की वापसी है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की इम्पेयरमेंट भी हो सकती है कि एसोसिएट के समटाइम लॉसेस की वजह से किसी और इवेंट की वजह से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है। तो इन दैट केस हम कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी कम कर देते हैं और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी रिड्यूस कर देते हैं। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा डेबिट हो जाता है कम होने की वजह से और ग्रुप रिजर्व में इफेक्ट जाता है सेम। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वैल्यू कम हो रही होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। जैसे किसी भी चीज़ की एसेट की इंपेयरमेंट में लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट हो रहा होता है, वही ट्रीटमेंट यहाँ पर है। लॉस के बजाय हम शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और एसेट हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है। फिर अनरियलाइज प्रॉफिट की जब बात आती है तो हम फुल प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट की एंट्री नहीं डालते, सिर्फ शेयर इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो उसको जिस तरह से जो वैल्यू आप सब्सिडरी के लिए कैलकुलेट करते हैं उसे मल्टीप्लाई कर दें पेरेंट के शेयर के साथ और उससे एंट्री पास करेंगे। इसमें भी हम शेयर ऑफ प्रॉफिट को कम करेंगे, ग्रुप रिजर्व को और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्रेडिट कर देंगे।
एसोसिएट क्योंकि ग्रुप का पार्ट नहीं होती, इसलिए ना इंटर कंपनी बैलेंसेस कैंसिल होते हैं, ना ट्रांजैक्शंस कैंसिल होती हैं। कई क्वेश्चंस के अंदर एसोसिएट से रिलेट करके रिसीवेबल पेएबल की वैल्यू दे दी जाती है, या वैल्यू आपको दे दी जाती है एसोसिएट से रिलेटेड सेल्स परचेज की। अच्छा, अब एसोसिएट के साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तौर पे फोर्थ फिफ्थ शेड्यूल में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर्स बना रहे होते हैं तो उनका डिस्क्लोजर वहाँ पर रेलिवेंट है, लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर इंटर कंपनी बैलेंसेस कैंसिल नहीं होते एसोसिएट के, जॉइंट वेंचर के इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस कैंसिल नहीं होती। सिर्फ किसके साथ कैंसिल करते हैं हम ये ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस? सब्सिडरी के साथ, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के साथ नहीं करते। कंसोलिडेशन की वर्किंग पर अब इम्पैक्ट देखते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की अगर बात करें तो हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट जो शो करना होता है, तो हम शो करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसमें जो एसोसिएट का प्रॉफिट होता है उसमें पेरेंट की जितनी शेयर होल्डिंग है 20%, 25%, 30%, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाती है। फिर अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री वगैरह जो भी है उसका जो शेयर होता है, तो पूरा प्रॉफिट नहीं उसका शेयर, वो लेस हो जाता है इसमें से। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हो तो वो भी लेस हो जाती है। प्रॉफिट और लॉस में इस बात का ख्याल रखना है कि अगर एक एसोसिएट या को एक्वायर किए हुए ज़्यादा टाइम हो चुका है तो फिर ये सिर्फ एक साल की फिगर्स होंगी, या टोटल लाइफ की फिगर नहीं होंगी। तो सिर्फ उस एक साल से रिलेटेड अनरियलाइज प्रॉफिट इन्वेंट्री लें, उस साल की इंपेयरमेंट लें। अगर कोई पिछले साल की इंपेयरमेंट है तो वो नहीं लेनी, पिछले साल का अगर कोई प्रॉफिट और लॉस है तो वो नहीं लेना। तो ये फिगर जो है ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में चली जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से शेयर ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम ले लें, जितनी एसोसिएट की ओसीआई उसमें अपना शेयर ले लें। और डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट जो है उसे अदर इनकम में अगर वो शामिल है तो उसे एक्सक्लूड करना है। तो इन तीन बातों का आप ख्याल रखेंगे जब भी एसोसिएट को स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में डील कर रहे होंगे। जब बात आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो वहाँ पर एक वर्किंग बनेगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जो कि शो किया जाएगा नॉन करंट एसेट्स में। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप रिकॉर्ड करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड होगा। अब ये प्रॉफिट टू डेट है, यानी अगर एसोसिएट को एक्वायर किए हुए 5 साल हो गए तो 5 साल का प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे होंगे। डिविडेंड्स जो हैं उनको लेस कर देंगे क्योंकि डिविडेंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर होता है। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम जो है उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, एज्यूमिंग दैट कि इनकम है, लॉस नहीं है। शेयर ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट लेस हो जाएगा, इम्पेयरमेंट का इम्पैक्ट जो है वो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि जो फिगर्स इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में हमने लिए हैं वो डिफरेंट हैं जो हमने ऊपर लिए हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस की फिगर्स एक साल को रिप्रेजेंट करती हैं और वर्किंग सिक्स जो है वो पूरे अब तक के टोटल इम्पैक्ट्स को, क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स को कवर करती है। तो टोटल इफेक्ट आ गया, 8000 की इनिशियल कॉस्ट थी, जितने पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस थे 331 के, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसका इफेक्ट सेकंड कहाँ जाएगा? एसोसिएट की एडजस्टमेंट्स का जितना इफेक्ट है, वैसे अलग अलग भी दे सकते हैं, ये जो हमने 5 आइटम लिखे हैं, ये 5 आइटम अलग से भी ग्रुप रिटेनिंग के अंदर वर्किंग 5 में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और सिंपली जैसे ये फिगर है तो एक इम्पैक्ट दे के टाइम बचा के भी काम किया जा सकता है। तो जितना इफेक्ट आपने वर्किंग 6 के अंदर इन्वेस्टमेंट के चेंज को रिकॉर्ड किया होता है उतना ही चेंज ग्रुप रिजर्व्स के ऊपर भी आ रहा होता है, और डायरेक्ट जो है वर्किंग 5 के अंदर इसका इम्पैक्ट होता है। सो एक तरीकाकार और भी है, बाज़ात जो क्वेश्चन का डाटा है प्रॉफिट और डिविडेंड हमें अलग अलग नहीं दिया हुआ होता, इसके बजाय हम जो है जो ये फिगर्स हैं हमारी प्रॉफिट डिविडेंड और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम वगैरह, इसके इन फिगर्स के बजाय हम पोस्ट एक्विजिशन चेंज ले रहे होते हैं इन रिटेन अर्निंग्स एंड रिजर्व। तो रिटेन अर्निंग का चेंज लेने का मतलब भी प्रॉफिट और डिविडेंड का चेंज लेना ही है। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट की वजह से बढ़ी होती है और डिविडेंड की वजह से कम हुई होती है। तो अगर आप चेंज इन रिटेन अर्निंग ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने प्रॉफिट और डिविडेंड का इफेक्ट ले लिया। अगर आप चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ले लेते हैं तो मतलब आपने शेयर ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम जो गेन और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड था वो ले लिया। तो ये इम्पैक्ट समटाइम इस तरीके से भी लिए जाते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डाटा कैसा है। गुडविल और बार्गेन परचेज की एसोसिएट से रिलेटेड बात करें तो ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, कैफ लेवल पर जनरली डिस्कस नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप इग्नोर करना चाहें, कैफ लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो फिर आप इग्नोर कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी मेथड पर जब अकाउंट की जाती है, किस दिन से की जाती है? जिस दिन भी आपकी जो वो एंटिटी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपकी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर बनती है। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक ये हो सकती है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है
वो उस एंटिटी के एसोसिएट के शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट से ज़्यादा हो। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो सब्सिडरी में इस कॉन्सेप्ट को हम गुडविल कहते हैं। यहाँ पर भी इसे गुडविल कहते हैं, यानी क्योंकि गुडविल पर तो स्टैंडर्ड IFRS 3 बिजनेस कम्बिनेशन है। तो गुडविल रिलेटिंग टू एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही शामिल होती है, इसे अलग से शो नहीं करते। जो जो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू शो की हुई होती है उसमें गुडविल भी शामिल होती है, और इस गुडविल की अमोर्टाइजेशन परमिटेड नहीं है। और इम्पेयरमेंट जो होती है, तो जब इन्वेस्टमेंट की इम्पेयरमेंट कर देते हैं तो उसमें गुडविल वगैरह हर चीज़ की इम्पेयरमेंट का इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। बट इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट से कम हो तो सब्सिडरी में हम गेन लेते हैं, बारगेन परचेज का, उसे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एसोसिएट पर भी अप्लाई होता है। It is included as income in the determination of entity share of associate or joint venture profit or loss in the period in which the investment is acquired. तो बेसिकली आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर की, उस दिन के फेयर वैल्यू कैलकुलेट की एसोसिएट की, तो आपका जो शेयर था वो ज़्यादा बन रहा था, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम थी, तो आप फ़ौरन अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा लेंगे और गेन रिकॉर्ड कर लेंगे प्रॉफिट और लॉस में। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक्विजिशन डेट पर ही इस एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ जाएगी, गेन ऑन बारगेन परचेज की वजह से। तो ये इम्पैक्ट जो एंट्री का है कि आपने यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने 100 की इन्वेस्टमेंट की, सब्सिडरी के जो टोटल एसेट्स हैं वो 300 के हैं। हमारा जो शेयर बनता है 25%, लेट्स से हमारी इन्वेस्टमेंट है 75 का बनता है, तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 100 पर शो करेंगे। अब इस 100 में 75 एसेट्स के अगेंस्ट हैं, 25 जो है ना वो यानी गुडविल के अगेंस्ट है, और 75 बाकी एसेट्स के अगेंस्ट है। लेकिन हमें 100 को 25 और 75 अलग अलग शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट्स से अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 100 की हो, जो एसोसिएट है उसके एसेट्स 500 के हैं, हमारा शेयर 25% है, तो 125 हमारा शेयर बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 25 से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। अब हमारी इन्वेस्टमेंट 100 पे शो नहीं होगी, 125 पर शो होगी, और 25 का गेन हम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट के अंदर और ग्रुप रिजर्व्स के अंदर अकाउंट फॉर कर लेंगे। तो ऑब्वियसली जब ये एडजस्टमेंट्स की जाती हैं फेयर वैल्यू वाली, तो उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस आफ्टर एक्विजिशन होता है उसको भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि आपने वैल्यू जब इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा रिकॉर्ड की होती है तो फिर जब इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर हो रहा होगा, एंड सो ऑन। तो इनके इम्पैक्ट्स को भी कंसीडर करना होता है। सो ये हमारा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। और ऑल टुगेदर इसके बाद जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू आप एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो वी वुड शेयर 4 पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस इनिशियली विद यू, और फिर बाद में जो है नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम मज़ीद क्वेश्चंस भी इसमें ऐड करते जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।